Hello students, a very good morning to all of you. How is your study going on? I hope it will be better. Hope आप सभी रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं, अपना रिवीजन वर्क एंड लर्निंग वर्क. Keep it up all of you. Do your revision work. Students, today we are going to start new chapter of part 2, that is chapter 6, water resource. In chapter 5th we read about the land resource. Similarly in this chapter we are going to read about the वाटर रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में वाटर रिसोर्स की, कौन से एरिया हैं जो वाटर स्कार्सिटी है जहाँ पर, एंड वाटर रिसोर्स का यूज़ किस फील्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है. सो वाटर स्कार्सिटी ग्रेटर चैलेंज. जैसे इन्वायरमेंटल चैलेंज पोल्यूशन एक थ्रेट बनते जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ऐसे ही वाटर स्कार्सिटी इज आल्सो अ थ्रेट. डोंट वेस्ट वाटर, हम अवेयरनेस प्रोग्राम देखते हैं, बच्चे पोस्टर बनाते हैं या ऐसे राइटिंग होता है इस पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है वाटर स्कार्सिटी. बिकॉज इकोलॉजी इम्बैलेंस हुई है, रेनफॉल की जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है, अनसर्टेन है, रेनफॉल इरेगुलर है, अनसर्टेन है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज में पानी नहीं पहुंच पाता. पर 71% वाटर है, बट वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है बिकॉज उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है. सो 3% वाटर है वी गेट फ्रॉम द फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर है 3% जिसको हम यूज़ करते हैं. सो वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यू हो जाता है. एक वाटर साइकिल आपने पढ़ा है कि इवोपरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा. कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी सी है, वहाँ पर इवोपरेशन हो रहा है एंड उसके बाद में कंडेंसेशन हो रहा है, उसके बाद में प्रेसिपिटेशन हो रहा है. तो ये एक साइकिल बन जाती है कि वाटर किस तरह से ऊपर जा रहा है एंड देन वापस से फिल हो रही है वाटर बॉडी. तो ये साइकिल चल रही है, लेकिन ड्यू टू पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन ये साइकिल है, ये इम्बैलेंस हो गई है. मतलब इवोपरेशन हो रहा है बट जो रेनफॉल है वो काफ़ी इरेगुलर और अनसर्टेन है, जिसकी वजह से वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है. मतलब हर जगह पर वाटर है वो सेम नहीं है. तो वो एरिया जहाँ पर वाटर नहीं है उनको वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. 71% वाटर हमारे अर्थ पे, मैंने आपको अभी बताया था, बट 3% इज फ्रेश वाटर दैट वी आर यूजिंग, जिसे हम यूज करते हैं. एंड वन मेजर चैलेंज इज टेंशन एंड डिस्प्यूट ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द स्कार्स रिसोर्स. यहाँ पर स्कार्स रिसोर्स किसे कहा गया? स्कार्स मतलब कम मात्रा में. तो ये वाटर की बात हो रही है, स्कार्स रिसोर्स है. टेंशन एंड डिस्प्यूट, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे इंडस रिवर है, वो पाकिस्तान में भी फ्लो होती है एंड इंडिया में भी. तो ज्यादा पोर्शन उसका पाकिस्तान में फ्लो होता है एंड इंडिया में उसका, हम सिर्फ इंडस रिवर का 20% जो वाटर है उसको यूज करते हैं. सो डिस्प्यूट क्या होता है कि कंट्रीज आपस में ये डिस्प्यूट नहीं कर पाते कि कितना शेयर वाटर कौन सी कंट्री यूज करेगी. और ये कंट्री नहीं बल्कि स्टेट्स के बीच में भी है कि बहुत सारी रिवर दो स्टेट्स के बीच में है, तो वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं. ओके, सो वाटर कंजर्वेशन इज वेरी मस्ट. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर को कंजर्व करना. हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना है वाटर को, हमें सेव करना है वाटर को. एफिशिएंट यूज इज नेसेसरी. वाटर का एफिशिएंट यूज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो बारिश का पानी उसको इकट्ठा करके फिर यूज करा जा रहा है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हम एफिशिएंट यूज कर रहे हैं, उस पानी को वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं. या फिर वो वाटर जो हमने क्लॉथ जिससे वॉश करे हैं उस वाटर से हम अपनी जो कार है उसको वॉश कर रहे हैं या और किसी सफाई के काम में उसको यूज कर रहे हैं. वो एफिशिएंट यूज है, मतलब हम यहाँ पर वाटर को वेस्ट नहीं कर रहे हैं. क्योंकि अभी बताया गया था कैसा रिसोर्स है, ये स्कार्स रिसोर्स है. सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है. तो ऐसी प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े, तो हम अभी से स्ट्रेटेजीज बना करके चलते हैं. इंडिया में वर्ल्ड का सरफेस एरिया मतलब टोटल एरिया है वर्ल्ड का वो 2.4% है, जबकि वाटर रिसोर्स पूरे वर्ल्ड का अगर पोर्शन हम देखें 4% है इंडिया के पास में, एंड पॉपुलेशन है वो 16% है. सो 16% पॉपुलेशन है, एरिया 2.4 है, बट हमारे पास में वाटर काफी कम है, दैट इज 4%. मतलब इतने सारी पॉपुलेशन के लिए
जो वाटर रिसोर्स है इन कंपैरिजन टू द स्केल ऑफ पॉपुलेशन इट इज वेरी लो. द टोटल वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन, जब कंडेंसेशन होने के बाद में जो वाटर है वो वापस जमीन पर आता है, चाहे वो स्नोफॉल के फॉर्म में आए चाहे रेनफॉल की फॉर्म में, तो उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है. तो एक साल में प्रेसिपिटेशन से जो वाटर बैक आता है हमारे अर्थ पे, दैट इज जो बैक आता है हमारे पास में, दैट इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर. यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया, तो इंडिया में हम जब 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर आता है प्रेसिपिटेशन से, तो उसमें से हम 1122 क्यूबिक किलोमीटर वाटर है वो यूज कर पाते हैं. एंड जो ज्यादातर प्रेसिपिटेशन है इंडिया में वो मॉनसून सीजन में होता है. मॉनसून एंड सरफेस वाटर रिसोर्स, सरफेस हमारे अर्थ सरफेस पर जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें सरफेस वाटर रिसोर्स कहा जाता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया हियर. रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स, इंडिया में जितनी भी रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स, जितनी भी वाटर बॉडी है वो सरफेस वाटर रिसोर्स कहलाएगा. तो रिवर बेसिन में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, फ्लो ऑफ वाटर, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये करता है उनके कैचमेंट एरिया से, जहां से वो वाटर लेके आ रही हैं. जैसे अगर इंडस रिवर की बात करें तो मानसरोवर लेक, और गंगा रिवर की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर, ये उनके कैचमेंट एरिया. तो कैचमेंट एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा होगा. एंड रेनफॉल, जहां से वो रिवर फ्लो हो रही है उस एरिया में कितना रेनफॉल की क्वांटिटी क्या है. रेनफॉल ज्यादा होती है तो उसमें फ्लो बढ़ जाता है, जैसे ब्रह्मपुत्र, ऐसे रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लो है वाटर का वो बढ़ जाता है, वहां पे फ्लड आती है उसकी वजह से. सो वाटर फ्लो किस चीज पर डिपेंड करता है कि रिवर बेसिन का कैचमेंट एरिया क्या है एंड जिस एरिया से वो पास हो रही है रिवर वहां पर रेनफॉल कितनी है. सो अभी हमने सरफेस वाटर पढ़ा था. नाउ वी विल रीड द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे जो वाटर है उसको किस तरह से यूज किया जाता है, वेल से, ट्यूबवेल से, इरिगेशन के लिए. अंडरग्राउंड वाटर को वेल से, ट्यूबवेल से, मोटर लगा करके यूज किया जाता है उसको, यानी कि जमीन से पानी निकाला जाता है, इरिगेशन और डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज किया जाता है. सो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 432 क्यूबिक किलोमीटर है. एंड लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो रिवर बेसिन के जो एरिया है वहां पर ग्राउंड वाटर जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा है. मेनली नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि हरियाणा और पंजाब, वहां पर ग्राउंड वाटर है वो ज्यादा यूज किया जाता है. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज्यादा रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है. रिप्लेनिशेबल मतलब कंटिन्यूअस, बिना रुके हुए ग्राउंड वाटर, क्योंकि वाटर क्वांटिटी ज्यादा है तो जो रिवर का पानी है वो जमीन में नीचे चला जाता है, तो ग्राउंड टेबल ऊपर ही है, मतलब ग्राउंड वाटर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो रिप्लेनिश है, मतलब ये रिचार्ज होता है. रिप्लेनिश मतलब रिचार्ज होता है रेनफॉल से. जो रिवर्स है ऐसा नहीं कि उनमें वाटर है वो पूरी तरह से सूख जाता है, उनमें वाटर रहता ही है रेनफॉल की वजह से. और जो हिमालयन रिवर्स हैं उनमें तो ग्लेशियर होता है, स्नो मेल्टिंग की वजह से उनमें पानी रहता है, वो पेरिनियल है, मतलब हमेशा उनमें पानी रहेगा. सो ब्रह्मपुत्र इज आल्सो अ हिमालयन रिवर. तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के जितने भी एरिया हैं वहां पर ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी अच्छा होता है, तो ग्राउंड वाटर का वहां पर यूज किया जाता है. ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन में जो स्टेट सबसे आगे हैं, दैट इज सबसे आगे हैं उनमें है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. जो बहुत कम यूज करते हैं ग्राउंड वाटर का उनमें आ गया केरला एंड छत्तीसगढ़. एंड मॉडरेट जो वाटर यूज करते हैं ग्राउंड वाटर, दैट इज गुजरात, यूपी एंड महाराष्ट्र. ओके, हमने ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर देखा कि इंडिया में ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर वो कहाँ पर यूज किया जा रहा है. सो ऐसे ही लेगून्स एंड बैक वाटर्स, दीज आर द फॉर्म ऑफ वाटर रिसोर्स ऑल्सो. So what is lagoon? Shallow area of salt water completely or partially separate from the open sea by some obstacle like sand. सी से कुछ पार्ट है वो अलग हो गया है, कुछ ऑब्स्टिकल किसी रुकावट की वजह से सी से कुछ पार्ट है वो अलग हो गया है, वहां पर साल्ट वाटर इकट्ठा है, वहां पर साल्ट वाटर इकट्ठा है, दैट इज द लैगून. लैगून्स आर द शैलो एरिया ऑफ साल्ट वाटर. साल्ट वाटर का शैलो एरिया है जो कि अलग हो गया ओपन सी से, थोड़ा बहुत या पूरी तरह से अलग हो गया, और बीच में हिंडरेंस का वर्क किसने करा, बीच में रुकावट बनी है, सैंड या कुछ और भी चीज रुकावट बन सकती है, और ये जो एरिया है इसमें साल्ट वाटर है, दैट इज कॉल्ड द लैगून. एंड व्हाट इज बैक वाटर?
पार्ट ऑफ रिवर विद नो करंट, रिवर का वो पार्ट जहां पर कोई भी वेव्स नहीं होती है, वहां पर मूवमेंट नहीं होती, मतलब वाटर मूव नहीं करता, वो पार्ट ऐसा होता है, इसे क्या कहा जाता है, बैक वाटर। सो लैगून एंड बैक वाटर किस लिए है इंडिया में बहुत सारे लैगून एंड बैक वाटर? क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, कोस्ट लाइन है वो इस तरीके से है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, उसमें बहुत सारे मूव्स हैं जिसकी वजह से लैगून्स एंड बैक वाटर है। अब लैगून्स और बैक वाटर का जो वाटर है उसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। मेनली केरला एंड वेस्ट बंगाल में ये लैगून्स एंड बैक वाटर काफी देखने को मिलते हैं। देन वाटर डिमांड यूटिलाइजेशन, वाटर की डिमांड है उसका यूज कहां पर करा जा रहा है, मतलब किस एरिया में सबसे ज्यादा वाटर डिमांड है। सो इंडिया इज अ एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल वर्क कर रही है। अब डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए तो उसमें इरिगेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ावा देना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने थे, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया इंडियन फार्मर्स का, एंड यहाँ से वो कॉमर्शियल क्रॉप ट्रेडिंग के लिए लेके जाते थे। सो फूड ग्रेन को बढ़ाने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इरिगेशन पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। एंड अगर 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है तो टोटली वो डिपेंड नहीं हो सकती है मानसून पर, यहाँ पर उनके लिए इरिगेशन सिस्टम बेटर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर की जो डिमांड है सबसे ज्यादा वो इरिगेशन पर्पस के लिए होती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सो कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मींस रिवर पर डैम बना दिए जाते हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, और रिजर्वर बनाए जाते हैं जो कि इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, फिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एंड भाखरा नांगल डैम है ऐसा ही एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि सतलुज रिवर पर है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड डैम इज ऑन महानदी, दैट इज इन ओडिशा। एंड दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज इन दामोदर रिवर, दैट इज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है ये रिवर। सो इस पर दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। सो यहाँ पर हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मींस इरिगेशन के लिए हो रहा है। तो अभी हमने ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर पढ़ा था। सरफेस वाटर दैट इज ऑन लेक, रिवर एंड पोंड, एंड ग्राउंड वाटर में वेल्स, ट्यूबवेल्स। तो इनका कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार पाई चार्ट से कि कौन से सेक्टर में किस तरह से यूज किया जाता है वाटर का। सो सरफेस वाटर, सबसे ज्यादा सरफेस वाटर का यूज एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, दैट इज 89%। अभी हमने डिस्कस किया ही था कि सबसे ज्यादा वाटर यूटिलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है इरिगेशन पर्पज के लिए। 2% वाटर सरफेस वाटर का इंडस्ट्रियल एरिया यूज कर रहा है, एंड 9% डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज किया जा रहा है। जबकि इसके कंपैरेटिवली ग्राउंड वाटर 3% डोमेस्टिक में यूज हो रहा है, जबकि डोमेस्टिक में सरफेस वाटर 9%, मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए सरफेस वाटर है उसका 9% यूज किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर 3% यूज किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का। इंडस्ट्रीज में 2% यूज हो रहा है सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर 5% यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, ज्यादा हो रहा है सरफेस वाटर से। एंड एग्रीकल्चर में भी ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज हो रहा है, दैट इज 92%, यानी कि वेल्स, ट्यूबवेल्स से ज्यादा इरिगेशन की जाती है। मींस ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, वेल्स, ट्यूबवेल्स का इन इंडिया। सो इंडिया में सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्स है वो इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिकॉज इंडिया इज अ एग्रेरियन सोसाइटी। यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क है वो 2/3 पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, तो इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। दैट इज ऑफ, अगर हम सरफेस वाटर की बात करें, दैट इज 89%, एंड ग्राउंड वाटर 92% उसमें यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर। सो उसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर इंडिया में प्रैक्टिस होती है, दैट्स व्हाई इरिगेशन के लिए वाटर की जरूरत है। नेक्स्ट, नीडेड स्पैटियो टेम्पोरल अवेलेबिलिटी इन रेनफॉल। अब रेनफॉल में स्पैटियो एंड टेम्पोरल, टेम्पोरल मीन्स टाइम एंड स्पैटियो मीन्स स्पेस, जगह और टाइम को देखते हुए बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। मतलब अगर हम राजस्थान का एग्जाम्पल लें कि राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होती है, एंड अगर हम मेघालय के लिए तो बहुत ज्यादा रेनफॉल, अगर हम मेघालय का एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। तो ये तो हो गया स्पेस डिफरेंस।
एंड अगर टाइम की बात करें सो जरूरी नहीं है कि रेनफॉल है वो पर्टिकुलर टाइम पर ही आती है, उसमें भी ड्यूरेशन भी देखने को मिलता है। जैसे कि तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट पे विंटर में बारिश होती है, जबकि मानसून सीजन में सेंट्रल इंडिया में मानसून सीजन में बारिश होती है। तो टाइम एंड स्पेस को लेकर के बहुत सारी वेरिएबिलिटी है रेनफॉल में। तो जो फार्मर है वो कब तक डिपेंड रहेंगे रेनफॉल पर, सो उन्हें जरूरत है वाटर रिसोर्स की, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर की। लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री इज वाटर डिफिशियंट एंड ड्रॉट प्रोन। हमारी कंट्री में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर या तो बहुत कम रेनफॉल होती है या फिर वो ड्रॉट प्रोन है, मतलब वहां पर एक्यूरेट जो रेनफॉल होनी चाहिए वो नहीं होती है ड्यू टू सम रीजन, वो ड्रॉट प्रोन है या फिर वहां पर जो रेनफॉल है वो काफी कम है। तो फार्मर पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते रेनफॉल पर, दैट्स व्हाई दे नीडेड द ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर फॉर इरिगेशन। विंटर एंड समर सीजन है वो ड्राई होते हैं, जबकि मानसून सीजन है जैसे खरीफ, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें जब खरीफ क्रॉपिंग सीजन आता है तभी उसमें रेनफॉल होती है। अदरवाइज समर में और विंटर में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उनमें ड्राई स्पेल्स बहुत होते हैं, मतलब बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि विंटर रेनफॉल वहां पर है। नॉर्दर्न ईस्ट वेस्टर्न इंडिया में ही विंटर रेनफॉल होती है, अदरवाइज सेंट्रल इंडिया में विंटर रेनफॉल नहीं होती है। सो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है वाटर रिसोर्सेज का। कुछ क्रॉप्स को इतना ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है कि वो रेनफॉल के खाली इरिगेशन से वो ग्रो नहीं हो सकती है, उनको प्लस में सरप्लस इरिगेशन भी चाहिए होता है, जैसे राइस एंड जूट, ये दोनों ही क्रॉप ऐसी हैं कि इरिगेशन इनमें बहुत ज्यादा चाहिए। तो इरिगेशन ज्यादा होने की वजह से ये वैसे नॉर्मली ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर का भी यूज करते हैं, मानसून रेनफॉल भी इनको जरूरी है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं हम, मतलब अगर हमारे पास में इरिगेशन के सोर्स है तो मल्टी क्रॉपिंग सीजन जिन्हें हम कहते हैं कि रबी, खरीफ एंड जायद, एक एग्रीकल्चर ईयर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। देन हायर प्रोडक्टिविटी, जिन एरियाज में कम इरिगेशन किया जाता है या रेनफॉल पर जो डिपेंड है वहां पर प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, जबकि जो वेल इरिगेटेड या डेवलप्ड इरिगेटेड एरियाज है वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। HYV क्रॉप्स रेगुलर मॉइस्चर चाहिए। HYV सीड्स हैं उनमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको रेगुलर मॉइस्चर चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम उसमें इरिगेशन की जरूरत होती है। ये कॉम्बिनेशन है, पैकेज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कि HYV सीड्स के साथ में इरिगेशन ज्यादा चाहिए कि तभी प्रोडक्शन अच्छा होगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम कि अगर हम HYV सीड यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, लेकिन उसके लिए हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, मेड ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल। इरिगेशन की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज इन 1966 सक्सेसफुल हो गया एंड व्हीट एंड राइस एंड पल्सेस का प्रोडक्शन हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हुआ था। सो वो किसकी वजह से हुआ है? इरिगेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया। 85% ऑफ द नेट सोन एरिया, जो नेट सोन एरिया है जहां पर फार्मिंग करी जाती है वो अंडर इरिगेशन है, मतलब इरिगेशन की वजह से नेट सोन एरिया है वो 85% हो पाया है। यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, यूपी, पंजाब, हरियाणा का 85% वो एरिया जहां पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है वहां पर इरिगेशन यूज किया जा रहा है, वो मॉनसून पर डिपेंड नहीं है। व्हीट, राइस जैसी क्रॉप्स पंजाब और हरियाणा में उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है ड्यू टू द इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में राइस है वो ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल या बिहार जैसे जो स्टेट है जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर ये ट्रेडिशनल क्रॉप है। लेकिन इरिगेशन की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया है कि यहाँ पर राइस एंड व्हीट का कल्टीवेशन हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में। नेट इरिगेटेड एरिया 76.1% इन पंजाब, पंजाब में जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो 76.1 है, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड 51.3% जो इरिगेशन है वो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स दैट इज ग्राउंड वाटर। तो पंजाब में 51.3% जो वाटर है वो वेल्स, ट्यूबवेल्स यानी कि ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है इरिगेशन के लिए। एंड ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूज है वो गुजरात में भी किया जाता है। बट इसके कुछ डीमेरिट भी है कि अगर ओवर इरिगेशन हमने करी तो हमारा जो ग्राउंड टेबल है, यानी कि हमें सपोज करिए यहाँ पर ग्राउंड वाटर, हमें यहाँ से ग्राउंड वाटर मिलता है, तो अगर हम इरिगेशन ज्यादा करेंगे तो ये जो टेबल है ग्राउंड वाटर की ये डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। ग्राउंड वाटर टेबल इसका जो लेवल है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। एंड इंटेंसिव इरिगेशन, अगर बहुत ज्यादा इरिगेशन हम कर रहे हैं तो सॉइल है उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जो साल्ट की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी एंड सॉइल है वो धीरे धीरे
इनफर्टाइल हो जाएगी. सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन. सो स्टूडेंट्स, it's all about today's class. I hope all of you understand. Read this chapter from your NCERT book. Do your work regularly. So best of luck. Thank you.